ये वाला लेक्चर जो है, टॉपिक जो है, आप उसमें तायरा खान रेडियोलॉजी का लिंक है वो मैं शेयर करूँगा। उसके इनिशियल 15 मिनट्स देख लें, उसमें भी मैंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। लेकिन इधर भी अच्छा दिया हुआ है इस बुक में कि हमारे पास 4 तरह के माइक्रो नोड्यूल्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी लोब को इन्वॉल्व करते हुए, लोब्यूल को इन्वॉल्व करते हुए। तो या तो वो नोड्यूल सेंट्री लोब्यूलर होंगे, या वो ट्री इनवर्ट होंगे, ट्री इनवर्ट पैटर्न, पेरीलिम्फेटिक पैटर्न होगा, या रैंडम पैटर्न होगा। जब हमारे पास सेंट्री लोब्यूलर नोड्यूल्स हमें सिनारियो में दिया जाता है या हमें HRCT में मिलता है, तो उसमें हम 2 चीज़ें जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं। एक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, दूसरा हम रखते हैं RBILD जो इसने नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम वायरल नमूनिया और एस्पायरेशन में भी जो है हमारे पास सेंट्री लोब्यूलर नोड्यूल्स आ जाते हैं। ये 4 डिफरेंशियल आपने सेंट्री लोब्यूलर के लिए रखने हैं। क्या क्या है? टॉप हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, हमारे पास RBILD, ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में, इसके अलावा एस्पायरेशन और इसके अलावा वायरल नमूनिया। फिर ट्री इनवर्ट कॉन्फ़िगरेशन आती है तो हम ऑलवेज इन्फेक्शन का सोचते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन है, TB। लेकिन ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो सकता है और एस्पायरेशन में भी हो सकता है। तो एस्पायरेशन के साथ भी RBILD का केस मैंने उधर एक उसमें लगाया हुआ है, वो आप देख लेना तायरा खान रेडियोलॉजी वाले लेक्चर में। इसके बाद जो लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, लिम्फेटिक चैनल्स में जब हमारे पास नोड्यूल आ रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो टॉप डिफरेंशियल होता है वो कौन सा होता है? सार्किडोसिस। उसके अलावा न्यूमोकोनियोसिस और लिम्फेंजाइटिस कार्सिनेमेटोसिस में भी हमारे पास पेरीलिम्फेटिक नोड्यूलैरिटी आ सकती है। और रैंडम में आपने ये 3 याद रखने हैं। जब भी आपको मिलियरी पैटर्न रैंडम मिले तो आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इसमें क्या हो सकता है? डिसेमिनेटेड TB हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है और मेटास्टेसिस हो सकती है। अब ये इसने बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच बताई है जो मैंने उसमें अपने लेक्चर में बताई थी कि सबसे पहले देखें ना कि आपके पास ये CT लगा हुआ है, ये संबोज करे लंग्स है, और इसका ये प्लूरा है पेरीफ्री में। अगर इसके पेरीफ्री में नोड्यूल्स मिल रहे हैं, अगर इसके पेरीफ्री में नोड्यूल्स मिल रहे हैं जो कि तो ये नोड्यूल्स अगर प्लूरा को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमारे पास 2 चीज़ें आ जाएंगी, आइदर दे विल बी अ पेरीलिम्फेटिक और आइदर दे विल बी रैंडम। तो रैंडम जो होंगे वो इधर 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 रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उससे आप डायग्नोज कर दो कि ये रैंडम है। और रैंडम में मैंने जैसे कहा था TB, फंगल एंड मिलियरी पैटर्न। फिर अगर ये किसी ऑर्गेनाइज पैटर्न पे आ रहे हैं, अगर यानी प्लूरा भी इन्वॉल्व है और एक ऑर्गेनाइज पैटर्न पे आ रही है, तो आप उसको देखो कि ये पेरिफ्री ऑफ द सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल पे आ रहे होंगे, तो ये पेरीलिम्फेटिक्स होंगे। और पेरीलिम्फेटिक्स में मैंने कहा था कि आप सार्कोइडोसिस टॉप पे रखो, लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमटोसिस और सिलिकोसिस न्यूमोकोनियोसिस को रखेंगे। ठीक हो गया। और अगर सब प्लूरल स्पेयरिंग है, यानी प्लूरा आपके इसमें लंग है, लंग में प्लूरा इन्वॉल्व नहीं है, और उसमें आपको यूँ इस तरह के बड़े वो नोड्यूल्स मिल रहे हैं और बड़े ऑर्गेनाइज मिल रहे हैं, तो आप अपने इमेजिनेशन में सोचो कि ये सारे के सारे किधर हैं। तो जब आप उसको गौर करोगे तो ये सारे के सारे सेंट्री लोब्यूलर, वो जो हमारे पास सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल है उसके सेंटर में आ रहे होंगे, और उसके सेंटर में आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सेंट्री लोब्यूलर। तो उसमें हम हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, RBILD या इन्फेक्शन वायरल या माइक्रोबैक्टीरियल, इसको टॉप पे रखेंगे। तो ये हमारे पास अप्रोच है टुवर्ड्स द लंग नोड्यूल्स। आगे वो बस इसी को एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास सेंट्री लोब्यूलर नोड्यूल्स देखें, ये हमें सेंटर में मिल रहे हैं इन दी सेंटर ऑफ दी जो हमारे पास सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल है, तो ये कहता है सेंट्री लोब्यूलर नोड्यूल जो होता है वो हमारे पास इन द सेंटर आता है ऑफ द पल्मोनरी नोड्यूल। और ये सेंट्री, ये किस लिए ओपेसिव, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है? ओपेसिफिकेशन ऑफ द सेंट्री लोब्यूलर ब्रोंक्यूल। जो ब्रोंक्यूल हमारे पास सेंट्री लोब्यूलर प्राइमरी होते हैं वो इसमें इफेक्ट होते हैं। और लेस कॉमनली आर्टरी, इसको हम नीचे लेके आते हैं। तो CT में हमें स्मॉल नोड्यूल्स नज़र आ रहे होंगे जो कि होंगे इन द सेंटर ऑफ द पल्मोनरी लोब्यूल्स। और सेंट्री लोब्यूलर नोड्यूल्स जो होते हैं वो कभी भी एक्सटेंड नहीं करते प्लूरल सरफेस में। ये सॉलिड हो सकते हैं या ग्राउंड ग्लास हो सकते हैं, टाइनी हो सकते हैं, सब सेंटीमीटर हो सकते हैं।
इसके बाद हमने इसकी काजेस जो है वो डिस्कस कर ली थी। हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, पल्मोनरी हेमेंजियोमेटोसिस, वायरल निमोनिया, एस्पायरेशन, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन भी इसमें हो सकती है। टिपिकली इन द पेशेंट इन द रेनल फेलियर में हमारे पास लंग एपिसिस में मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है जो सेंट्रीलोबुलर पैटर्न पे आती है। RBILD हमने डिस्कस कर ली। पेरीलिम्फेटिक्स, अब ये देखें अलोंग दी लिम्फेटिक चैनल्स भी है और अलोंग दी सप्लूरा भी है और अलोंग दी लिम्फेटिक चैनल्स भी है और आपके जो तो ये सारा हमारे पास आ जाती है। ये पैटर्न जो होता है इसमें हमें सार्कोइडोसिस को टॉप पे रखना है, ठीक है। और बाकी डिफरेंशियल जो हम पीछे FFO कर चुके हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट एक साइन होता है जिसको कहते हैं गैलेक्सी साइन। अब ये देखें डिफरेंट हमारे उसमें पेरीलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, सेप्टा के अंदर भी ये थिकनिंग नज़र आ रही है। लेकिन अब ये देखें ये वाला नोड्यूल, ये वाला नोड्यूल और ये वाला नोड्यूल जो है ये स्टार लाइक आ रहा है और स्टार लाइक इसको गैलेक्सी साइन कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द सार्कोइडोसिस। तो ये गैलेक्सी साइन आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है कि जो नोड्यूल्स होते हैं वो कॉन्फ्लुएंट होके स्टार लाइक बन जाते हैं, उसको हम गैलेक्सी साइन कहते हैं। फिर सार्कोइडोसिस, सिलिकोसिस, लिम्फेंजाइटिस, कार्सिनोमेटोसिस। रैंडम नोड्यूल्स में हमने बता दिया कि रैंडम में हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, हेमेटोजीनस मेट्स, डिसेमिनेटेड TB और डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि ये मिलियरी TB का वो है। और लास्ट हमारे पास आ गया ट्रीन बर्ड पैटर्न आपने देख लिया है। ट्रीन बर्ड पैटर्न में हमारे पास क्या होता है? ट्रीन बर्ड पैटर्न में हमारे पास जो स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं जो लीनियर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बडिंग ट्री ब्रांच, जैसे हमारे पास स्प्रिंग में वो निकल रहे होते हैं, ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो उसी तरह हमारे पास उसी शेप पे आते हैं। देखिए इस जगह पे आपको ट्रीन बर्ड नोड्यूल्स मिल रहे हैं। ये नोड्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं इम्पैक्टेड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को, और ये किसकी वजह से होती है? म्यूकस, पस या फ्लूइड इसमें इम्पैक्ट हो जाए। तो ट्रीन बर्ड नोड्यूल्स ज़्यादातर एसोसिएशन होते हैं एंडोब्रोंकियल स्प्रेड ऑफ द TB के लिए कि एंडोट्रोंकियल स्प्रेड हो गया TB, लेकिन इसके अलग डिफरेंशियल्स हमने देख लिए हैं। मोस्ट कॉमन जो हमने देखा कि एस्पायरेशन में होता है, वायरल निमोनिया में होता है, लिम्फेंजाइटिस, कार्सिनोमेटोसिस में भी होता है। तो ये हमारे पास उसके पैटर्न्स हो गए। लास्ट पैटर्न जो हमारे पास आ रहा है वो सिस्टिक और कैविटेटरी लंग डिजीज़ आ रहा है। कैविटेटरी में अगर हमारे पास सॉलिटरी कैविटी मिल रही है तो उसका हमने थिकनेस देखनी है। थिकनेस अगर 15 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये मेलिग्नेंसी की तरफ है, 4 मिलीमीटर से कम है तो इसका मतलब है कि ये लेस मेलिग्नेंट है, यानी मेलिग्नेंसी के चांस कम है बिनाइन। तो उसमें हम डिफरेंशियल्स क्या रखेंगे? उसमें हम प्राइमरी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, जैसे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो ज़्यादातर कैविटेट करते हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा कैविटेट नहीं करता, लेकिन उसकी थिकनेस जो है वो 15 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। उसके अलावा हमारे पास कॉमनली जो हम देखते हैं अपर लोब पे क्या है? TB हमारे सेटिंग्स में, फंगल नमूनिया और कैविटेटरी नमूनिया भी हमारे पास हो सकता है। और अगर हमारे पास मल्टीपल कैविटेटरी लीजन्स आ रहे हैं तो उसमें हमारे डिफरेंशियल्स क्या होंगे? सेप्टिक एम्बुलाई। अब सेप्टिक एम्बुलाई में हमारे पास फीडिंग वेसल साइन भी मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। वेस्कुलाइटिस में मल्टीपल कैविटेटरी लीजन्स मिल सकते हैं और मेटास्टेसिस में मिल सकते हैं, जैसे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है लेकिन मेटास्टेसिक लीजन भी कैविटेट कर सकते हैं प्राइमरी के अलावा। सिस्टिक लंग डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टिक लंग डिजीज़ में अगर हमारे पास स्मूथ सिस्टें मिल रही हैं और वुमेन है, सिनारियो में ये होता है रिप्रोडक्टिव एज 40 एज की वुमेन होती है, स्मूथ सिस्ट मिल रही होती हैं, तो वो हमारे पास लिम्फेंजियोलियोमायोमेटोसिस ये हमारे पास टॉप डिफरेंशियल में आ जाता है। फिर इसके साथ जो एसोसिएटेड बाकी जो चीज़ें हैं, अगर वो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का स्पेक्ट्रम है तो उसमें हमारे पास रेप्डोमायोमा और साथ नीचे एंजियोमायोलाइपोमास वगैरह भी मिलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनारियो में आता है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा लैंगर सेल हिस्टियोसाइटोसिस, पल्मोनरी लैंगर सेल हिस्टियोसाइटोसिस, इसमें हमारे पास अपर लोब में कोर्स किस्म के
एक कैविटेशंस मिलती हैं, नोड्यूल्स मिलते हैं। तो मेरे पास एग्जाम में केस आया था जिसमें अपर लोब में मल्टीपल कोर्स किस्म के नोड्यूल्स थे और अर्ली कैविटेशंस थी। तो ये केस था पल्मोनरी लैंगरहैंस से हिस्टियोसाइटोसिस का। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो फुल ब्लोन सिस्ट बनी हो, कभी कभी वो नोड्यूलैरिटी होती है और वो नोड्यूलैरिटी स्टेज होती है ना, स्टेज लेटर स्टेज में वो सिस्ट बनती है, लेकिन अपर लंग्स को इन्वॉल्व करता है। ये आपके जहन में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। लिम्फाइड इंटरस्टिशियल नमोनिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। इसमें सिनारियो में आपको जॉगरन सिंड्रोम देंगे तो, और उसके साथ मल्टीपल सिस्ट होंगी, और ये सिस्ट जो हैं लिम्फाइड इन्फिल्ट्रेट की वजह से होती हैं और इसकी मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, और इसकी वजह से वो निमोथोरैक्स भी हो सकते हैं। तो ये सिनारियो में 3-4 चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं लिम्फाइड इंटरस्टिशियल नमोनिया। एमाइलॉइड जो लंग डिजीज़ है उसमें भी हमें लिप की तरह मिल सकती हैं चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास सिनारियो है वो बर्ट हॉग ड्यूबे सिंड्रोम है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसमें मल्टीपल हमें उसमें किडनीज में मैसेज मिलेंगे विच विल बी अ क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा या रीनल ऑन्कोसाइटोमा, ये आपने याद करना है। और उसके अलावा इसमें कॉमन है स्मॉल जो है स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स हो सकता है। और लास्ट स्टेज में हमारे पास निमोसिस्टाइटिस जीरोवेसाई नमोनिया, उसके लेटर स्टेज में हमारे पास सिस्टेम बन जाती है। तो ये आपके पास डिफरेंशियल होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट है कि आपने सिस्ट को एम्फाइसीमा से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जो हमारे पास एम्फाइसीमा होता है उसकी वॉल नहीं होती, इट डज नॉट हैव अ वॉल एंड मे हैव अ सेंट्रल वेसल, जबकि सिस्ट में जो होती है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता और उसकी वॉल होती है, ठीक है। तो उसके अंदर सेंट्रल वेसल आपको नज़र आ रही होती है। तो आपने अगर एम्फाइसीमा देखा है तो उसमें आपको डॉट डॉट और इम्परसेप्टेबल वॉल मिल रही होती है, तो इसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं। फिर हमारे पास अगर एक सिंगल सिस्ट है तो उसको हम हमारे पास 3 चीज़ें आ सकती हैं, उसमें बुल्ला हो सकता है, ब्लेब हो सकता है, निमेटोसील हो सकती है। निमेटोसील हमें एक एयर फिल्ड स्पेस होती है जो कि ट्रॉमा के बाद मिलती है या इन्फेक्शन के बाद मिलती है, ये निमेटोसील होती है। ब्लेब जो होता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर एयर कंटेनिंग स्पेस होती है और उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली हमारे पास निमोथोरैक्स बन सकते हैं। और बुल्ला जो होता है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो ये आपने याद रखना है। 1 सेंटीमीटर से कम होगा तो ब्लेब होगा, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा बुल्ला होगा, और हमारे पास निमोटोसील भी बन सकती है। फाइब्रोटिक चेंजेस लास्ट मेरे ख्याल से टॉपिक है। अगर हमारे पास फाइब्रोसिस आ रहा है तो उसका पैटर्न आपने देखना है। लोअर लोब फाइब्रोसिस, यूजुअल इंटरस्टिशियल नमोनिया, NSIP, यूजुअल इंटरस्टिशियल नमोनिया, NSIP। फिर बाकी उसमें फीचर्स देखेंगे, वो हम आगे करेंगे, लेकिन ये 2 चीज़ें आपके डिफरेंशियल में होनी चाहिए। और अगर आपके पास अपर लोब फाइब्रोटिक चेंजेस आ रही हैं तो उसमें आप रखेंगे एंड स्टेज में, एंड स्टेज सार्काडोसिस, क्रोनिक हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस, सिलिकोसिस। और एक और चीज़ जो आपको दिखाई हमारे उसमें थी, उसमें यह था कि उसकी स्पाइन दिखाई थी, सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की चेंजेस थी, साथ अपर लोब फाइब्रोसिस थी। तो ये केस था एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो भी अपर लोब फाइब्रोसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आज का टास्क हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो लेट्स सी इफ दीज आर हेल्पफुल।